जहां 1000 से ज्यादा सेक्स वर्कर्स रहती हैं। हमारी माँ ने थोड़ी ये पैदा किया था कि भाई रोटी खाना भी जाओ और तुम रखो मिलके। दिल्ली की इस सड़क का आधिकारिक नाम है स्वामी श्रद्धानंद मार्ग, लेकिन आज भी पूरा देश इसे एक पुराने नाम से जानता है, जीबी रोड। दिन के समय यहां मशीनों, औजारों और इलेक्ट्रिकल सामान का बाजार चलता है, लेकिन जैसे ही रात होती है, इसी बाजार की ऊपरी मंजिलों पर एक दूसरी दुनिया जागने लगती है। एक ऐसी दुनिया जहां सवाल सिर्फ सेक्स वर्क का नहीं है। सवाल यह है, इन कमरों तक महिलाएं पहुंचती कैसे हैं? उन्हें कौन लेकर आता है? क्या वे अपनी इच्छा से यहां आई थीं? क्या उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता है? और देश की राजधानी में पुलिस, प्रशासन, अदालत और सरकार की मौजूदगी के बावजूद यह व्यवस्था दशकों से चल कैसे रही है? यह वीडियो सिर्फ जीबी रोड की कहानी नहीं है। यह भारत के उस सिस्टम की केस स्टडी है जहां इंसान गायब हो जाता है और उसके नाम की एक फाइल बची रह जाती है। मान लीजिए किसी छोटे शहर या गांव में रहने वाली लड़की को नौकरी का प्रस्ताव मिलता है। उसे बताया जाता है, दिल्ली में घर का काम मिलेगा, किसी दुकान पर नौकरी मिलेगी, अच्छे पैसे मिलेंगे। पर दिल्ली पहुंचते ही उसका फोन छीन लिया जाता है, पहचान पत्र रख लिया जाता है, परिवार से संपर्क बंद कर दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि यात्रा, कपड़ों और रहने के नाम पर उस पर कर्ज है। अब उसे वह कर्ज चुकाना होगा। यहीं से शुरू होता है डेट ट्रैप, एक ऐसा कर्ज जो हिसाब में हर दिन बढ़ता है लेकिन कभी खत्म नहीं होता। कर्ज उतार दिए। कितने का कर्ज था? 10 लाख। 10 लाख रुपए तुमने उतार दिए 2 साल में। 3 साल। हर महिला की 3 कहानी साल। एक जैसी नहीं होती। कुछ महिलाएं वयस्क होती हैं और अलग अलग सामाजिक या आर्थिक परिस्थितियों में सेक्स वर्क करती है, लेकिन ट्रैफिकिंग, नाबालिगों का एक्सप्लॉयटेशन, धोखा, दबाव और हिंसा इस व्यवस्था के सबसे अंधेरे हिस्से है। और सिस्टम पहली बार वहीं फेल होता है जब किसी लड़की की गुमशुदगी की शिकायत को यह कहकर हल्के में लिया जाता है, किसी के साथ भाग गई होगी। अगर उसी समय इन्वेस्टिगेशन शुरू हो, सीसीटीवी देखे जाए, फोन लोकेशन ट्रेस हो, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों को अलर्ट किया जाए, तो शायद कुछ लड़कियों को इन कमरों तक पहुंचने से पहले बचाया जा सकता है। बाहर से देखने पर सवाल बहुत आसान लगता है। अगर वहां परेशानी है तो वे बाहर क्यों नहीं निकल जाती? लेकिन बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक खुला दरवाजा पर्याप्त नहीं होता। पैसे चाहिए, रहने की सुरक्षित जगह चाहिए, पहचान पत्र चाहिए, परिवार का साथ चाहिए, कानूनी सहायता चाहिए और सबसे जरूरी, जीवित रहने के लिए दूसरा रोजगार चाहिए। कई महिलाओं के पास इनमें से कुछ भी नहीं होता। यही एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ फिजिकल नहीं रहता, वह इकोनॉमिक, मेंटल और सोशल बन जाता है। कई महिलाएं हिंसा की शिकायत नहीं करती क्योंकि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं होता। कई महिलाएं अस्पताल नहीं जाती क्योंकि उन्हें ह्यूमिलिएशन का डर होता है। कई महिलाएं परिवार से संपर्क नहीं करती क्योंकि उन्हें वापस ठुकराए जाने का डर होता है। और सिस्टम दूसरी बार यहां फेल होता है। रेस्क्यू के बाद रिहेबिलिटेशन में किसी महिला को एक कमरे से निकाल देना आसान है, लेकिन उसे सुरक्षित घर, नौकरी, डॉक्यूमेंट्स और सम्मान देना उससे कहीं ज्यादा कठिन है। जीबी रोड की सबसे कम दिखाई देने वाली कहानी यहां रहने वाली महिलाओं के बच्चों की है। उनकी पहली समस्या सिर्फ गरीबी नहीं होती। कई बार उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है आइडेंटिटी। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, स्थायी एड्रेस नहीं, डॉक्यूमेंट्स अधूरे, स्कूल एडमिशन में परेशानी और हर कदम पर मां के पेशे से जुड़ा स्टिग्मा। मम्मी से मैं गुस्सा रहने लग गया था, पर आगे चल के पता चला कि उनके हाथ में कुछ था ही नहीं। यह सिस्टम सिर्फ एक महिला को नहीं, उसकी अगली जनरेशन को भी सजा देता है। एक बच्चा जिसने कोई अपराध नहीं किया, वह सिर्फ उस जगह पैदा होने की कीमत चुकाता है। जब एजुकेशन टूटती है तो वल्नरेबिलिटी बढ़ती है, और जब वल्नरेबिलिटी बढ़ती है तो एक्सप्लॉयटेशन का साइकिल
अगली जनरेशन तक पहुंच सकता है। सवाल है, क्या किसी बच्चे का भविष्य उसकी मां के पेशे या उसके एड्रेस से तय होना चाहिए? जीबी रोड पर समय समय पर रेड्स होती है, महिलाएं रेस्क्यू की जाती है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद फिर एक नई रेड की खबर आती है, फिर नई महिलाएं मिलती हैं, फिर वही सवाल उठता है, आखिर नेटवर्क खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि ट्रैफिकिंग सिर्फ एक कमरे में बैठा अपराध नहीं है। उस चेन में शामिल हो सकते हैं गांव में लड़की से संपर्क करने वाला एजेंट, नौकरी का झूठा वादा करने वाला रिक्रूटर, उसे शहर तक पहुंचाने वाला ट्रांसपोर्टर, फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करने वाले लोग, दलाल, कमरा उपलब्ध कराने वाले लोग, पैसों से लाभ कमाने वाले लोग, और कभी-कभी कानून लागू करने वाले तंत्र पर भी लापरवाही या मिलीभगत के आरोप लगते हैं। लेकिन आरोप और प्रमाण अलग-अलग चीजें हैं, इसलिए जांच का काम है पूरी चेन की पहचान करना। रोड पर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने छापा मारा है और 8 लड़कियां बरामद हुई, जिनमें एक माइनर है, 7 मेजर है, और ये सभी पश्चिम बंगाल से लाई गई थी। तस्करी के तहत यहाँ लाई गई थी। 2 आरोपी इसमें पकड़े गए यही हैं। सिस्टम तीसरी बार फेल होता है। क्राइम के पूरे इकोसिस्टम को तोड़ने के बजाय सिर्फ विजिबल लोकेशन पर कार्रवाई करके। महिलाएं बदल जाती हैं, दलाल बदल जाते हैं, लेकिन कमरे वही रहते हैं, जगह वही रहती है, और व्यवस्था फिर से खड़ी हो जाती है। अब सबसे जरूरी सवाल सरकार, प्रशासन और पुलिस से। जीबी रोड किसी दूर-दराज जंगल में छिपी जगह नहीं है। यह देश की राजधानी दिल्ली में है, उस शहर में जहां संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, केंद्रीय मंत्रालय है, राष्ट्रीय जांच एजेंसियां है, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स है और हजारों सीसीटीवी कैमरों है। तो फिर सवाल है, अगर यह जगह दशकों से सबको दिखाई दे रही है, तो यहां होने वाले एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए स्थायी एक्शन क्यों दिखाई नहीं देता? अगर पुलिस को लोकेशन पता है, तो ट्रैफिकिंग नेटवर्क के सोर्स तक पहुंचने में इतनी देर क्यों होती है? अगर रेड्स बार-बार होती है, तो उसी जगह से दोबारा रेस्क्यू की खबर क्यों आती है? अगर नाबालिग लड़कियां दूसरे राज्यों या नेपाल, बांग्लादेश जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों से लाई जाती है, तो स्टेट पुलिस, रेलवे पुलिस, बॉर्डर एजेंसीज और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कोऑर्डिनेशन कहां टूटता है? अगर कोई 12, 13 या 14 साल की लड़की अपने घर से गायब होती है, तो शुरुआती 24 घंटे में कौन जिम्मेदारी लेता है? उसकी फोटो रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, पुलिस स्टेशनों और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम तक कितनी जल्दी पहुंचती है? क्या हर मिसिंग गर्ल की कंप्लेंट को ट्रैफिकिंग के संभावित एंगल से देखा जाता है, या कई परिवार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रह जाते हैं? सवाल यह भी है, जीबी रोड की इमारतों, कोठों और कमरों का ओनरशिप रिकॉर्ड किसके पास है? इन प्रॉपर्टीज का किराया कौन लेता है? पैसा किस अकाउंट में जाता है? इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन किस नाम पर है? कमर्शियल एक्टिविटी के लाइसेंसेस कौन जारी करता है? अगर किसी जगह पर वर्षों से इलीगल एक्सप्लॉयटेशन के आरोप सामने आते रहे हैं, तो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होती? प्रॉपर्टी सील क्यों नहीं होती? इलीगल कमाई और एसेट्स की जांच क्यों नहीं होती? सिर्फ छापा मारना एक्शन नहीं है, सिर्फ कुछ महिलाओं को रेस्क्यू करना सॉल्यूशन नहीं है। अगर रिक्रूटर बाहर है, अगर फाइनेंसर बाहर है, अगर प्रॉपर्टी ओनर पर जांच नहीं है, अगर क्लाइंट डिमांड पर कोई रोक नहीं है, तो नेटवर्क दोबारा शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, देश की राजधानी में यह सब हो रहा है, तो दुनिया भारत को किस नजर से देखेगी? एक तरफ भारत विमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, बेटी बचाओ की बात करता है, डिजिटल इंडिया और विकसित भारत की बात करता है, और दूसरी तरफ राजधानी की एक सड़क पर महिलाओं और बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन की खबरें आती रहती है। सरकार से सवाल पूछना देश का विरोध नहीं है, सरकार से जवाब मांगना लोकतंत्र का अधिकार है। इस सड़क का नाम बदलकर स्वामी श्रद्धानंद मार्ग कर दिया गया, लेकिन सवाल है, क्या नाम बदलने से ग्राउंड रियलिटी बदल गई? क्या ट्रैफिकिंग रुक गई? क्या महिलाओं को सुरक्षित रोजगार मिला? क्या उनके बच्चों को बिना डिस्क्रिमिनेशन के एजुकेशन मिली? क्या प्रॉपर्टीज और फाइनेंशियल नेटवर्क की इन्वेस्टिगेशन हुई? क्या रिहेबिलिटेशन सिस्टम मजबूत हुआ? किसी सड़क का नाम बदल देना आसान है,
लेकिन उस सड़क पर मौजूद एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करना पॉलिटिकल विल मांगता है, बजट मांगता है, पुलिस अकाउंटेबिलिटी मांगता है और लगातार मॉनिटरिंग मांगता है। लेकिन हर सवाल सरकार से ही नहीं है, समाज भी इस व्यवस्था का हिस्सा है। हम इस जगह को गंदा कहते हैं, लेकिन इस मार्केट को चलाने वाली डिमांड पर सवाल नहीं करते। हम महिलाओं को दोष देते हैं, लेकिन उन्हें धोखे से लाने वाले एजेंट्स पर बात नहीं करते। हम रेस्क्यू की तस्वीरें देखते हैं, लेकिन सर्वाइवर को नौकरी देने से पहले उसका अतीत पूछते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाए, लेकिन उन्हें उनकी मां की पहचान से जज करते हैं। इसलिए यह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं है, यह पॉलिटिकल फेलियर हो सकता है, पुलिस फेलियर हो सकता है, रिहैबिलिटेशन फेलियर हो सकता है और यह हमारा सोशल फेलियर भी है। जीबी रोड जैसी जगहों की समस्या का समाधान सिर्फ रेड नहीं हो सकता। एक इफेक्टिव सिस्टम में जरूरी है मिसिंग चाइल्ड या वुमन की कंप्लेंट पर पहले 24 घंटे में इमीडिएट एक्शन। रेलवे स्टेशंस, बस टर्मिनल्स और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के बीच रियल टाइम अलर्ट्स, इंटरेस्टेड एंटी ट्रैफिकिंग कोऑर्डिनेशन, रिक्रूटर्स से लेकर फाइनल बेनिफिशियरी तक पूरी इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर्टी ओनरशिप और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जांच, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने वालों पर एक्शन, पुलिस ऑफिसर्स की जवाबदेही, सर्वाइवर्स के लिए सुरक्षित हाउसिंग, डॉक्यूमेंट्स और बैंक अकाउंट्स, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, स्किल ट्रेनिंग, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट लिंकेज और बच्चों के लिए बिना डिस्क्रिमिनेशन के एजुकेशन। रेस्क्यू के बाद कम से कम कई वर्षों तक फॉलोअप जरूरी है, क्योंकि रिहेबिलिटेशन एक दिन का इवेंट नहीं है, वह लंबी प्रोसेस है। सबसे जरूरी, पॉलिसी बनाते समय उन महिलाओं और सर्वाइवर्स की आवाज सुनी जाए जिनके जीवन पर वह पॉलिसी लागू होगी। जीबी रोड भारत की सबसे बदनाम सड़कों में से एक हो सकती है, लेकिन असली सवाल सड़क का नहीं है। असली सवाल उस सिस्टम का है जो इस जगह का पता जानता है, जो यहां रेड्स करता है, जो महिलाओं को रेस्क्यू करता है, जो कानून बनाता है। लेकिन फिर भी इसी जगह से बार बार वही कहानी सामने आती है। अगर किसी 13 साल की बच्ची को उसके घर से दूर लाकर बेचा जा सकता है, तो सवाल केवल ट्रैफिकर से नहीं होना चाहिए। सवाल उस पुलिस स्टेशन से भी होना चाहिए जहां उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई, उस रेलवे स्टेशन से भी जहां से उसे ले जाया गया, उस एजेंट से भी जिसने नौकरी का झूठ बोला, उस प्रॉपर्टी ओनर से भी जिसकी इमारत में क्राइम हुआ और उस गवर्नमेंट से भी जिसे इस पूरी व्यवस्था की जानकारी होने के बावजूद स्थायी समाधान देना है। देश की राजधानी में अगर इंसान की कीमत लग सकती है, तो हमें दुनिया को जवाब देने से पहले खुद को जवाब देना होगा। जीबी रोड की समस्या यह नहीं कि उसका नाम बदनाम है, समस्या यह है कि हम दशकों से नाम बदलते रहे, लेकिन सिस्टम नहीं बदल सके। हेडलाइंस बदलती रही, रेड्स होती रही, नाम बदलता रहा, लेकिन सिस्टम कब बदलेगा? आप देख रहे हैं कीप इट रियल इंडिया,